नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। आपको बता दें, बड़ी खबर कि जेएमएम ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में दुमका से नलिन सोरेन को टिकट मिला है और गिरिडीह से मथुरा प्रसाद महतो को टिकट दिया गया है। तो जेएमएम ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और दुमका से नलिन सोरेन को टिकट दिया गया है, गिरिडीह से मथुरा प्रसाद महतो को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि अभी तक कयास लगाए जा रहे थे, कई सवाल उठ रहे थे कि अभी तक जेएमएम ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा आखिर क्यों नहीं की है, लेकिन आज जेएमएम ने अपने 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है, दुमका और गिरिडीह। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं, मदन जुड़े हैं, हमारे साथ करिश्मा जुड़ी है, हमारे संवाददाता। हम सबसे पहले मदन का रुख कर लेते हैं। मदन, जेएमएम ने आज अपनी पहली सूची जारी कर दी है। दुमका से नलिन सोरेन और गिरिडीह से मथुरा प्रसाद महतो को टिकट दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि अब जो इंतज़ार था वो इंतज़ार की घड़ी जो है ख़त्म हुई है और सभी अनुमान कर रहे थे कि कल जो जेएमएम के विधायक दल की बैठक होनी थी उसके बाद उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो सकती है, उम्मीदवार के नामों पर मुहर लग सकती है। लेकिन आज जो सुबह सुबह तस्वीरें सामने आई, एक तरह से कहे जो चीज़ें सामने आई है, उसके बाद ज़रूर यह समीकरण बदला और अब जो है 2 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई, जेएमएम की पहली सूची जारी हुई। आज जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हैं वो कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं और जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं जो कि फिलहाल होटवार जेल में हैं, उनसे जाकर वो मुलाकात करते हैं और फिर उसके बाद जो है नामों पर मुहर लगती है और फिर पार्टी के द्वारा जो है एक सूची जो है वो जारी की जाती है। तो अब ये जरूर है कि जो राजनीतिक हालात बदले, जो उनके पार्टी की विधायक थी सीता सोरेन, वो बीजेपी का दामन थामती है और फिर उन्हें सीधे दुमका से उम्मीदवार बना दिया जाता है। पहले जो उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जाती है सुनील सोरेन की, उनके नाम को हटाया जाता है और फिर सीता सोरेन को उम्मीदवार बनाया जाता है। तो ऐसे में अब सीता सोरेन का मुकाबला जो है वो नलिन सोरेन से होगा। हाल के दिनों में जो खबरें आ रही थी उसमें ये बातें सामने आ रही थी कि नलिन सोरेन बार बार ये कह रहे थे कि हमें अगर मौका मिला तो दुमका से हम सीता सोरेन को जरूर हराएंगे और वहाँ की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, जेएमएम का किला है, गढ़ है, ये तमाम बातें सामने आती थी। तो अब जो दूसरा तरफ अगर आप देखें, दूसरी तरफ जो है ये गिरिडीह से जो उम्मीदवार बनाए गए हैं मथुरा प्रसाद, वो भी एक जेएमएम के बड़े नेता हैं जो महतो समाज से वो आते हैं। वहां पर सबसे अधिक वोटर्स अगर हैं तो वो महतो समाज से हैं। पिछली बार की भी अगर आप बात करें तो जगन्नाथ महतो ही गिरिडीह से चुनाव लड़े थे, हालांकि अब उनका देहांत हो चुका है और उनकी पत्नी जो है फिलहाल अभी डुमरी विधानसभा से वहां की विधायक है और मंत्री भी हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि एक जेएमएम के पुराने नेता को उम्मीदवार बनाया गया है गिरिडीह से। तो उनका मुकाबला चंद्र प्रकाश चौधरी जो कि आजसू के सांसद हैं वर्तमान में, और फिर से आजसू ने चंद्र प्रकाश चौधरी पर भरोसा जताया है तो अब उन्हें उम्मीदवार फिर से बनाया है। तो हम कह सकते हैं कि जेएमएम ने बड़ी सोच समझ के साथ 2 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, जिसमें कि बीजेपी की उम्मीदवार सीता सोरेन से मुकाबला दुमका में नलिन सोरेन का होगा और दूसरी तरफ आजसू के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी से सीधा मुकाबला जेएमएम के उम्मीदवार मथुरा प्रसाद महतो से होगा। अच्छा, जैसा हम करिश्मा का रुख कर लेते हैं। करिश्मा, हम लोग जैसा कई दिनों से हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि बिना हेमंत सोरेन के इजाज़त या फिर हेमंत सोरेन के मुहर के जेएमएम प्रत्याशी नहीं उतारेगी। अभी जैसा कि अभी हमारे ब्यूरो चीफ मदन ने भी बताया कि किस तरह से वहाँ पर होटवार जेल में मुलाकात की गई, मिलते हैं जेएमएम के जो नेता हैं वो हेमंत सोरेन से मिलते हैं। उसके बाद देखिए आज लिस्ट जो है 2 नामों का ऐलान किया गया। नलिन सोरेन और सीता सोरेन के बीच एक महामुकाबला देखने को मिल सकता है। तो क्या अभी जो नाम बचे हैं उसमें भी क्या उम्मीदवारों के नामों के लिए अभी भी माथापच्ची चल रही है, मंथन चल रहा है? लिस्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर आपने देखा होगा कि कई बार भारतीय जनता पार्टी आरोप भी लगाती हुई नजर आ रही थी कि आखिर महागठबंधन की ओर से प्रत्याशी के नाम की घोषणा क्यों नहीं हो रही है। आज पहला लिस्ट जारी किया गया है जिसमें गिरिडीह और दुमका शामिल है। गिरिडीह से टुंडे विधायक मथुरा प्रसाद महतो को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनावी मैदान में उतारा है। उसके साथ ही अगर दुमका की बात करेंगे तो नलिन सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा गया है। लेकिन अगर बात करेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आखिर कब वहां से जीती है या फिर गिरिडीह की बात करेंगे तो
गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2 बार जीत हासिल की है, एक बार 1991 में और दूसरी बार 2004 में। 2004 में टेकलाल महतो ने जीत हासिल की थी, रविंद्र कुमार पांडे को उन्होंने हराया था लगभग 1.5 लाख वोट से। और अगर हम लोग बात करेंगे दुमका की, तो दुमका झारखंड मुक्ति मोर्चा का फेवरेट सीट माना गया है और ऐसे में आपने देखा होगा कि 8 बार शिबू सोरेन वहां से सांसद रहे हैं, लगातार उन्होंने जीत दर्ज कराई है। और आपने देखा होगा कि कई बार ये भी सवाल उठ रहे थे, ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि शायद दुमका से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। हालांकि इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का यही कहना था कि ये पूरा डिपेंड करता है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कि क्या वो दुमका से चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे। अब नलिन सोरेन चुनाव लड़ेंगे, एक महामुकाबला जो है वो होने वाला है दुमका में, क्योंकि दिशुम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन दुमका से चुनाव लड़ेंगी। इससे पहले सुनील सोरेन का नाम सामने आ रहा था, दुमका से भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुनील सोरेन को टिकट दिया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के बाद सीता सोरेन को दुमका से टिकट मिला है। और ऐसे में कह सकते हैं एक महामुकाबला जो है वो दुमका में होने वाला है, क्योंकि नलिन सोरेन सीता सोरेन के ऑपोजिट में है। तो अब आने वाले समय में और जो 3 सीट है उस पर प्रत्याशी की नाम की घोषणा जरूर हो जाएगी, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का कहना है कि मंथन जो है वो जारी है, क्योंकि दुमका एक हॉट सीट बन गया था, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन चुनाव लड़ सकते हैं। अब जब से सीता सोरेन वहां से चुनाव लड़ रही हैं, तब से यही माना जा रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से लगातार मंथन किया जा रहा है कि आखिर सीता सोरेन के ऑपोजिट कौन लड़ सकता है, कौन ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है वो साबित हो सकते हैं। और नलिन सोरेन जो लगातार विधायक रहे हैं शिकारीपाड़ा से, और ऐसे में नलिन सोरेन जो है काफ़ी दिग्गज नेता रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नलिन सोरेन को आगे किया है। तो कह सकते हैं कि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य में 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और ऐसे में 2 सीट पर फिलहाल प्रत्याशियों की नाम की घोषणा हो गई है। और कल जिस तरीके से एक बड़ी जो बैठक है वो होने वाली है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम विधायक है वो मौजूद रहेंगे, विधायक दल की बैठक है, और ये माना जा रहा है कि कल मुहर लग जाएगी 3 सीटों पर आखिर प्रत्याशी कौन होंगे, ये शायद कल पता चल जाएगा, क्योंकि कल एक बड़ी बैठक जो है वो है। साथ ही आपने जिस तरीके से जिक्र किया है कि चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए गए थे, लेकिन अगर 2 दिन पहले की बात करेंगे तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएमएम के साथ साथ चंपई सोरेन को एक कह सकते एक संदेश जो है वो भिजवाया था कि बाहर के जो नेता है उन्हें टिकट ना दे, जो कार्यकर्ता है जो लंबे समय से झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जुड़े हैं उन्हें ही टिकट दे झारखंड मुक्ति मोर्चा से। तो कह सकते हैं आज की भी जो मुलाकात है ये तो लगातार कहा जा रहा है जेएमएम या फिर कांग्रेस से कि ये इसी तरीके से एक जो मुलाकात है वो हुई है, उनका हेल्थ कैसा है, तमाम चीज़ों को लेकर एक मुलाकात हुई है। लेकिन समझिए कि कल अगर विधायक दल की बैठक है और एक दिन पहले अगर चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, तो शायद जो नाम का जिक्र हो रहा है, शायद चंपई सोरेन नाम का जिक्र जो है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष रखे होंगे और हेमंत सोरेन उसमें मुहर लगाए होंगे। जी ठीक है। देखिए यहाँ पर बात करें हम दुमका की मदन, तो यहाँ पर दुमका की अगर बात करें तो दुमका में कहा जाता है कि ये झामुमो की सीट है। ऐसे में नलिन सोरेन और सीता सोरेन वहाँ पर सीधे टक्कर में रहेंगे। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि सीता सोरेन जो भाई जो झामुमो में रही हैं और बहू भी हैं इस पूरे पार्टी की, भाई कहते थे उनको बहू के रूप में भी कहते थे, और शिबू सोरेन की बहू भी हैं, तो क्या लगता है आपको वो टक्कर दे पाएंगी नलिन सोरेन को और वहाँ की जनता को ये बता पाएंगी कि नहीं ये सीट सिर्फ झामुमो की नहीं है, बीजेपी की भी हो सकती है? देखिए पिछला चुनाव अगर आप देखें तो वो सुनील सोरेन वहां से सांसद थे जो कि बीजेपी के सांसद थे, इसलिए ये कहना कि अब वो जेएमएम का ही गढ़ है ये सही नहीं होगा, क्योंकि अगर गुरुजी को हराया गया, अगर बाबूलाल मरांडी वहां से जीते भी हैं या फिर जो सुनील सोरेन है वो जीतते हैं, तो ये जरूर है कि बीजेपी का भी एक तरह से जनाधार वहां बढ़ा है। अब सीधी सी बात है कि जेएमएम के नेत्री और जो विधायक रही हैं जामा से, अभी भी विधायक हैं वो, और अब उन्हें उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने, बीजेपी में वो कुछ दिनों पहले ही शामिल हुई हैं, तो एक तरह से कहें बीजेपी का वोट तो है ही, और सीता सोरेन अपने नाम पर अगर कुछ वोट हासिल कर लेती हैं तो फिर ये बीजेपी के लिए राह आसान होगा। लेकिन चुनौती नलिन सोरेन की तरफ से दी जा रही थी, जो नलिन सोरेन बार बार ये बोल रहे थे कि मुझे अगर पार्टी मौका देती है तो फिर हम जरूर वहाँ से जीत कर दिखाएंगे और सीता सोरेन को हराएंगे। तो ये बात
बातें जब सामने आ रही थी तो अब पार्टी ने अपने नेता पर भरोसा जताया। एक पुराने नेता हैं, लगभग 7 बार वो विधायक रह चुके हैं, उत्कृष्ट विधायक का भी सम्मान मिला है। तो एक अनुभव के साथ जमीन से जुड़ा हुआ नेता जो है नलिन सोरेन है। और जिस तरह से करिश्मा ने बताया कि हेमंत सोरेन ने कुछ दिनों पहले ही अपने नेताओं को एक संदेश दिया था कि पार्टी उन्हीं व्यक्ति को टिकट दे कि जो कि झारखंड के हों और जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हों। तो इस फॉर्मूले पर अगर टिकट का बंटवारा किया गया है, ये दोनों सीटों पर जो उम्मीदवार घोषित हुए हैं, ये वही फार्मूला बताता है। मथुरा महतो भी जेएमएम के पुराने नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, और नलिन सोरेन भी पुराने नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। तो ऐसे में इन दोनों लोगों पर जो पार्टी ने भरोसा जताया और उम्मीदवार बनाया, तो ये हेमंत सोरेन का वही फॉर्मूला काम आया है। अब देखना होगा, 3 सीटें अभी भी बाकी हैं, लेकिन वो 3 सीटों पर क्या कांग्रेस से खींचतान जारी है, जीत जारी है, ये देखने वाली बात है। तो वो सीटों का फॉर्मूला कब तक तय होता है। अब देखिए, जानकारी ये मिल रही है कि कांग्रेस के नेता दिल्ली जाने वाले हैं, तो फिर वहाँ एक बैठक होगी और फिर उसके बाद यह तय होगा कि जो अब भी मामला नहीं सुलझा है। सबसे पहले जो विवाद चल रहा था लोहरदगा का, हालांकि कांग्रेस ने पहले ही उस सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी। तो अब जो 3 सीट जेएमएम के खाते के बच रहे हैं और जो कांग्रेस के खाते के सीट बच रहे हैं, उस पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कब तक होती है, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि जेएमएम ने अपनी पहली सूची जारी की है, अपने 2 अनुभवी नेताओं को मैदान में उतारा है। हालांकि बीजेपी भी पूरी ताकत जो है इस 2024 के लोकसभा चुनाव में लगा रही है। 400 का लक्ष्य जो है उसे प्राप्त करने के लिए झारखंड में भी अपने नेताओं को टास्क दिया है, अपने नेताओं को, वर्कर को पूरी तरह से पार्टी के लिए काम करने के लिए कहा गया है। तो जो 12 सीटें फिलहाल बीजेपी के झोली में थे लोकसभा के, क्या उसको बरकरार रख पाती है बीजेपी, या फिर जो 14 के 14 सीट जीतने का लक्ष्य है उसको बरकरार रखते हैं, उस पर काम करती है बीजेपी, तो उसमें कितना सफलता मिलती है, ये आने वाला। अच्छा, एक चीज़ और हम गिरिडीह के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए, यहाँ पर गिरिडीह में मथुरा प्रसाद महतो को दिया गया है, एक बड़ा नाम है, एक बड़ा चेहरा है। तो यहाँ पर अगर बात करें मथुरा प्रसाद महतो की और जिस तरह से गिरिडीह में हम बात करें बीजेपी के प्रत्याशी की, तो वहाँ पर क्या टक्कर, किस तरह की टक्कर होने वाली है? देखिए, वहाँ आजसू का उम्मीदवार है। आजसू गठबंधन में है, गठबंधन है आजसू और बीजेपी का। तो 1 सीट ही आजसू के खाते में गई है। 13 सीटों पर बीजेपी का उम्मीदवार है और 1 सीट पर आजसू का उम्मीदवार है। चंद्र प्रकाश चौधरी, जो कि पूर्व के मंत्री भी रहे हैं, विधायक कई बार रह चुके हैं, तो ऐसे में उनके पास भी अनुभव है। वो वर्तमान में गिरिडीह से सांसद हैं और वो मोदी जी के कामकाज को आगे बढ़ाने में जुटे रहे। मोदी जी के कामकाज से उन्हें भरोसा है कि उनकी नैया भी फिर से एक बार पार हो जाएगी। हालांकि जयराम फैक्टर भी एक वहाँ नया तरीके से आया है, एक युवा चेहरा है। जयराम भी घोषणा कर चुके हैं कि वो गिरिडीह से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में महतो फैक्टर जो है वहाँ पर बड़ा है, महतो समाज के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे में दोनों तरफ से, या कहें तो तीनों प्रत्याशी जो होंगे वो महतो समाज से ही होंगे। तो वोटों का बिखराव किस तरह से होता है, बंटवारा किस तरह से होता है, लोगों का समर्थन किसको ज़्यादा मिलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दिलचस्प लड़ाई जो है वो एक चुनावी लड़ाई कहें से वो गिरिडीह में जरूर देखने को मिलेगा। मथुरा महतो के चुनावी मैदान में उतरने से जरूर ये माना जा सकता है कि एक तरह से जो महतो समाज के वोटर पर जेएमएम की भी नजर थी, उसे साधने की कोशिश हुई है। मतलब कि बड़े चालाकी अंदाज में पूरा सीटों का बंटवारा किया जा रहा है। जिस तरह से बात करें, एनडीए ने जिस तरह से सीटों का बंटवारा किया है, उसको देखते हुए अब जेएमएम भी सीटों को दे रही है कि भाई, ताकि अगर जैसे आपने कहा महतो समाज हो, हम बात करें सोरेन की बात करें, इधर सीता सोरेन, उधर नलिन सोरेन की बात करें, तो ऐसे में सब साधने की कोशिश की गई है ताकि अगर आपके साथ भी इस समाज के लोग जाएंगे तो हमारे साथ भी उसी समाज के लोग आएंगे। तो यहाँ पर दिलचस्प हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है, करिश्मा आपके पास चलते हैं। करिश्मा, देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि कल एक बड़ी बैठक होनी है, विधायक दल की बैठक होनी है जेएमएम में। तो ये जो विधायक दल की बैठक है, पहली बात तो ये कितनी महत्वपूर्ण है? क्या जिस तरह से चंपई सोरेन की मुलाकात हुई है हेमंत सोरेन से, पूर्व मुख्यमंत्री से, तो क्या कुछ चर्चा की गई होगी? उसके बाद ये विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, क्योंकि कई जगहों पर खींचतान चल रही है कांग्रेस के साथ।
तो उसको लेकर जैसा कि अभी बदर ने भी बताया, लोहरदगा हो गया, धनबाद में भी चल रही है, ऐसे कई सीटों को लेकर खींचतान चल रही है। लोग चाहते हैं वहाँ पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारे। तो ऐसे में क्या इन सब चीज़ों को लेकर भी चर्चा की जा सकती है? अगर चंपई सोरेन यानी कि राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए जेल पहुंचते हैं तो कह सकते हैं कि कल जो बैठक होनी है उसको लेकर भी चर्चाएं वहां पर हुई होंगी। हालांकि लगातार इसको लेकर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता है या फिर कांग्रेस के नेता, उनका यही कहना है कि वहां पर ऐसा जगह नहीं है जहां पर राजनीतिक मुद्दों को लेकर तमाम जो लोग अपनी बातों को रखे। तो कह सकते हैं कि ज़रूर वहाँ पर बातचीत हुई होगी, क्योंकि कल जिस तरीके से एक बड़ी बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है, और ये भी माना जा रहा है कि 3 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकता है। तो कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही आपने सही कहा कि कांग्रेस की ओर से 3 सीटों पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो गई है। 4 सीट अब भी बचा हुआ है और इसको लेकर कांग्रेस के तमाम जो नेता है वो दिल्ली जाने वाले हैं और वहाँ पर मंथन किया जाएगा कि आखिर किसे इस बार चुनावी मैदान में उतारना है। लेकिन आपने सही कहा कि लोहरदगा हो या फिर धनबाद हो, लगातार पेच फंसता हुआ नजर आ रहा था। अगर लोहरदगा की बात करेंगे, हालांकि कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो गई है, सुखदेव भगत लोहरदगा से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इससे पहले लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से ये कहा जा रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा लोहरदगा सीट से चुनाव लड़ना चाहता है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिला जिसके बाद ये पता चला कि वो खाते में माफ कीजिएगा, कांग्रेस लोहरदगा से चुनाव लड़ेगा। अब देखिए सवाल ये उठता है कि धनबाद में आखिर किस तरीके से वहां पर समीकरण जो है वो आने वाले समय में बदलता है। अगर धनबाद की बात करेंगे तो आपने देखा होगा कि निर्दलीय विधायक सरयू राय की एंट्री अचानक से हो जाती है और उनका यही कहना होता है कि अगर कांग्रेस उन्हें समर्थन देती है तो शायद वो धनबाद से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इसको लेकर जब हमने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से बातचीत की थी तो उनका यही कहना था कि इसको लेकर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है। अगर सरयू राय सामने से आकर अपने बात को हम लोगों के समक्ष रखेंगे तो जरूर कांग्रेस इस पर विचार करेगी। लेकिन उनका जो बात करने का शैली था उससे यही पता चलता है कि कांग्रेस समर्थन नहीं करना चाहती। कांग्रेस अपना प्रत्याशी जो है वो धनबाद में उतारना चाहती है, क्योंकि धनबाद में कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ेगी। और लोहरदगा में लगातार ये कहा जा रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कोई प्रत्याशी को उतारा जाएगा, चमरा लिंडा शायद प्रत्याशी होंगे। लेकिन उसके बाद एकाएक ये खबरें सामने आई कि लोहरदगा से कांग्रेस जो है अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा करेगी और सुखदेव भगत को आगे किया गया है। तो कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 सीटों पर अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है तो कल 3 सीटों पर जरूर मंथन किया जाएगा। 3 सीटों पर अगर किस तरीके से प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्या कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से तैयारी है वो की जाएगी। देखिए अगर गिरिडीह की बात करेंगे तो टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो को जरूर आगे किया गया है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करेंगे तो 2 बार झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह से अपना जीत जो है वो दर्ज करा चुका है। एक बार 1991 में विनोद बिहारी महतो ने जीत हासिल की थी। उसके बाद अगर 2004 की बात करेंगे तो टेकलाल महतो जो है वो वहां से जीत हासिल किए थे। तो कह सकते हैं कि गिरिडीह में टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो को आगे किया गया है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से लंबे समय से मथुरा प्रसाद महतो जुड़े हैं, कई बार विधायक भी रहे टुंडी से। तो कह सकते हैं कि इस बार तमाम चीज़ों को लेकर मंथन किया गया है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि कोई भी नए नेताओं को नहीं देना है टिकट। जो पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं सिर्फ उन्हें ही टिकट देना। और ऐसे में मथुरा प्रसाद महतो और दुमका की बात करेंगे तो नलिन सोरेन को आगे किया गया है। 8 बार शिबू सोरेन, जो दिशुम गुरु शिबू सोरेन 8 बार दुमका से सांसद रहे हैं। तो कह सकते हैं तमाम चीज़ों को यहाँ पर देखा गया है। उसके बाद ही प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो रही है। अब 3 सीट बचे हुए हैं, किस तरीके से वहाँ पर मंथन किया जाता है, रणनीति क्या बनाई जाती है, ये देखने वाली बात होगी। जी मदन, देखिए फर्स्ट फेज में सिंहभूम, पलामू, खूंटी, लोहरदगा या 4 जगहों पर चुनाव होना है। जब चुनाव होगा यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो चुनाव होंगे जो 4 जगहों पर होंगे यहाँ पर, तो 13 मई को चुनाव की तारीख है। आपको बता दें 4th फेज़ है, लेकिन यहाँ पर जो है अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर अगर सिंहभूम की बात करें, पलामू की बात करें, खूंटी की बात करें और लोहरदगा की बात करें, हम 4 सीटों की बात करें। पहले सिंहभूम की बात कर लें। सिंहभूम की बात कर लें तो यहाँ पर किसका जनाधार आपको लगता है कि वहाँ पर ठीक ठाक है, और को क्या लगता है वहाँ पर किस तरह से फाइट देखने को मिलेगी सिंहभूम में?
देखिए, सीधा मुकाबला तो वहाँ बीजेपी और जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं होंगे। अभी इसलिए हम कह रहे हैं कि इंडिया के गठबंधन की तरफ से जो है उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हुई है और अब तक जो संभावना जताया जा रहा है उसमें ये जेएमएम के खाते में सीट जाएगी। तो हालांकि जो 5 सीटें हैं उसमें से आज 2 पर ही जेएमएम ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है। लेकिन पिछली बार अगर 2019 की चुनाव की बात करें तो 2019 में वो सीट कांग्रेस के खाते में गया था और वहां से सांसद बनी थी गीता कोरा। लेकिन इस बार आखिरी वक्त में चुनाव से ठीक पहले गीता कोरा ने बीजेपी का दामन थामा और फिर उसके बाद बीजेपी ने गीता कोरा को वहां से उम्मीदवार बनाया। तो अब एक तरह से उनके उम्मीदवार को ही अपने पार्टी में शामिल कराकर एक मजबूत उम्मीदवार देने की कोशिश जो है बीजेपी की तरफ से हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है और इसीलिए जेएमएम ने अपनी दावेदारी पेश की है कि 6 विधानसभा के क्षेत्र वाले लोकसभा सीट पर 5 विधानसभा के जो विधायक हैं वो जेएमएम के हैं। तो ऐसे में एक ही विधायक जो है वो कांग्रेस के थे। तो जेएमएम ने अपनी पूरी मजबूती से दावेदारी पेश की और इसीलिए गीता कोरा को लगा था कि कहीं ना कहीं ये सीट जो है जेएमएम के खाते में चले जाए तो फिर हम वहां से जो है उनको हटना पड़ता और फिर बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें बीजेपी ने मौका भी दिया। तो एक बेहतर अवसर की तलाश में बीजेपी का दामन थामते हुए गीता कोरा जो है अब उम्मीदवार बनी है। अब जातीय समीकरण की अगर हम बात करें तो वहां हो समाज का एक बड़ा चेहरा जो है वो मधु कोरा और गीता कोरा है और ऐसे में हो समाज का साथ जो है अगर गीता कोरा को मिलता है और बीजेपी का कैडर वोट अगर बीजेपी को गीता कोरा को मिल जाता है तो फिर एक बड़ी चुनौती जो है महागठबंधन इंडिया गठबंधन को भी मिलेगी। लेकिन फिलहाल अब इंडिया गठबंधन की तरफ से किसे उम्मीदवार बनाया जाता है ये इसका इंतजार जरूर है। कल जो विधायक दल की बैठक है जेएमएम की इसमें पूर्वी सिंह ये चाईबासा सीट को लेकर के एक तरह से मंथन जरूर होगा और फिर उसके बाद यह तय होगा कि गीता कोरा का मुकाबला सीधे किससे हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी है, बात करें करिश्मा, देखिए खूंटी लोहरदगा की बात करें, यहाँ से तो प्रत्याशी उतर गए लेकिन पलामू सिंहभूम से अभी भी प्रत्याशी नहीं उतरे हैं। तो 13 मई को वहाँ पर चुनाव है, 4th फेज का चुनाव होगा यहाँ पर अब 4 सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में अभी भी क्या उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे हैं या फिर अभी मंथन जारी है इंडी गठबंधन में, कहाँ पर पेच फंसा हुआ है? क्योंकि आप जितनी जल्दी अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे वो जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, उनको वोट भी भाई गेन करने होते हैं कि उनको वोट भी मांगने होते हैं। ऐसे में पेच कहाँ फंसा हुआ है अभी? फॉर्मूला अपनाया गया था इस बार महागठबंधन की ओर से, वो यही था कि कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा 5, आरजेडी 1 और लेफ्ट 1। हालांकि आरजेडी लगातार अब दावा कर रही है कि आरजेडी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और यही वजह है कि महागठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस की ओर से अब तक उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं हुई है। पलामू या फिर चतरा, आरजेडी का कहना है कि आरजेडी 2 सीटों पर जरूर चुनाव लड़ेगी, जो पलामू और चतरा है। देखिए, चतरा में अभी जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही थी कि शायद वहां से कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ सकती है, लेकिन अब यही कहा जा रहा है कि अब वहां से यानी कि चतरा से राजद जो है वो चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही अगर पलामू की बात करेंगे तो पलामू में लगातार ममता भूंया जो है वो जनसभा को संबोधित कर रही है, खुद को प्रत्याशी के रूप में लोगों के सामने दिखा रही है, यानी कि वो मान चुकी है कि वो प्रत्याशी है पलामू की। और ऐसे में जब वो मुलाकात की थी बिहार में जाकर लालू प्रसाद यादव से, तो यही माना जा रहा था कि पलामू से शायद राजद जो है चुनाव लड़ सकती है। लेकिन अब राजद लगातार यही बोलती भी नजर आ रही है कि राजद 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और ऐसे में अगर कांग्रेस की बात करेंगे मनीष, तो कांग्रेस का लगातार यही कहना है कि कांग्रेस 7 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस 7 से 6 सीट पर नहीं आएगी और उसमें पलामू या चतरा जो है वो ऑप्शनल है। हालांकि 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कांग्रेस ने जरूर कर दी है और ऐसे में अब इंतजार है कि आखिर कांग्रेस 4 सीटों पर चुनाव कब, माफ कीजिएगा, 4 सीटों पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा कब करेगी। और ऐसे में कांग्रेस की ओर से लगातार मंथन किया जा रहा है, राजद के तमाम नेताओं से कांग्रेस जो है वो बात करती हुई नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने ये ठान लिया है कि कांग्रेस 7 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। अब देखिए, पेच जो है वो पलामू और चतरा में ही फंसा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद में कई लोगों का जिक्र जो है वो हो रहा है, चाहे ददई दुबे की बात करेंगे या फिर कुमार गौरव की बात करेंगे, बेरमो विधायक अनूप सिंह की जो धर्मपत्नी है अनुपमा सिंह, उनकी बात करेंगे, कई लोगों का नाम जरूर सामने आ रहा है। लेकिन चतरा और पलामू की बात करेंगे तो कांग्रेस की ओर से इसको लेकर अभी तक पत्ते
खाते जो है वो नहीं खोले। अगर हम लोग प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की बात करेंगे तो उनका भी यही कहना है कि 14 के 14 जो सीट है उसमें इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी। अब देखिए सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करेगी। एक तो कांग्रेस ने सीटिंग सीट से जरूर कॉम्प्रोमाइज किया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कांग्रेस के खाते में सिर्फ एक ही सीट थी और उसमें जो गीता कोड़ा है उन्होंने जब से बीजेपी का दामन थामा है उसके बाद से कांग्रेस की ओर से यही कहा जा रहा था कि जरूर चाईबासा में जो कांग्रेस है वही प्रत्याशी उतारेगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर कांग्रेस सीटिंग सीट से कॉम्प्रोमाइज कर ली है तो क्या कांग्रेस 7 से 6 सीट पर आएगी। हालांकि कांग्रेस के नेताओं का यही कहना है कि कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या पलामू या फिर चतरा में फ्रेंडली फाइट होगी। क्या कांग्रेस और राजद के बीच में जो फिलहाल मतभेद चल रहा है क्या वो ठीक होता है, क्योंकि बिहार में आपने देखा होगा कि राजद और कांग्रेस के बीच मतभेद जरूर देखने को मिल रहा है। ये कहा जा रहा था कि पूर्णिया से शायद पप्पू यादव को टिकट मिल सकता है, लेकिन बीमा भारती को मिला। और वैसे में अगर हम लोग झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में भी यही सवाल उठ रहे हैं कि पलामू या फिर चतरा कांग्रेस किसमें चुनाव लड़ेगी। पेच यहीं फंस रहा है पलामू और चतरा में, और कांग्रेस की ओर से यही कोशिश की जा रही है कि पलामू और चतरा में जो भी दिक्कतें आ रही है पहले उसको सुलझा लेते हैं, उसके बाद एक साथ 4 सीटों पर उम्मीदवारों की नाम की घोषणा कर देंगे। जी अच्छा मदन, यहाँ पर बात करें हम पलामू और चतरा की बात करें, यहाँ पर देखिए थोड़ा हम बिहार से अगर इसको जोड़ दें तो अभी आपने देखा पूर्णिया सीट से भाई पप्पू यादव ने अपनी उम्मीदवारी जो है वहाँ से नामांकन कर दिया है और निर्दलीय, और वहाँ से बीमा भारती जो है वो जो आरजेडी की उम्मीदवार है। ऐसे में क्या पलामू और चतरा में भी कुछ ऐसे देखने को मिल सकता है क्या, क्योंकि आरजेडी बार बार कह रही है हमें 2 सीटें चाहिए पलामू और चतरा, तो बैकफुट पर कौन आएगा। देखिए वही फ्रेंडली मैच की तरह यहाँ भी देखने को मिलेगा, और जिस तरह से दावेदारी मजबूती के साथ जो आरजेडी ने पेश की है, ममता भूया जो कि आपने कहा कि वो चुनावी प्रचार के तौर पर अपना प्रचार जो शुरू कर दी है पलामू में, वहीं दूसरी तरफ कई उम्मीदवारों के नाम चतरा से भी सामने आ रहे हैं आरजेडी के। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि फिर से एक मजबूत दावेदारी जो है वो 2 सीटों पर अगर होती है आरजेडी की तो फिर कंप्रोमाइज कांग्रेस को करना होगा। अगर कांग्रेस नहीं करती है तो पलामू सीट पर कांग्रेस की दावेदारी जरूर है, तो फिर कांग्रेस अपना उम्मीदवार अगर देती है तो फिर दोनों उम्मीदवार अगर आमने सामने होते हैं तो इसका भी नुकसान जो है कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को उठाना पड़ सकता है। फिलहाल अभी वक्त है, आपसी तालमेल की बात है, देखना होगा कि आरजेडी कांग्रेस को मनाने में सफल होती है या फिर कांग्रेस पर जो प्रेशर दिया है आरजेडी ने उसके बाद कांग्रेस कंप्रोमाइज करने को तैयार होती है।